नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, या कक्षा परिस्थितियों में छात्र को किस प्रकार अभिप्रेरित किया जाए, हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशंस। फ्रेंडसन ने कहा है कि प्रभावी अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी प्रेरणा होगी उतना ही बेहतर सीखना। अतः शिक्षक को कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने में निम्नांकित विधियां अपनाई जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। छात्रों को प्रेरित करने की ये एक प्रमुख प्रविधि है। इस प्रविधि के अनुसार अच्छे कार्यों के लिए छात्रों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए और गलत कार्यों के लिए दंड दिया जाना चाहिए। पुरस्कार और दंड देते समय शिक्षक को पक्षपात नहीं करना चाहिए। साथ ही पुरस्कार अधिक महंगा ना हो जो विद्यार्थी में लालच उत्पन्न करे, और दंड देते समय छात्र को उसका कारण बता देना चाहिए और उतना ही दंड दिया जाए जितनी छात्र ने गलती की है। पुरस्कार के रूप में इनाम, मेडल, धन, पीठ थपथपाना आते हैं। पुरस्कार मधुर स्मृति जोड़ता है और दंड घृणा। अतः पुरस्कार से ही काम चलाना चाहिए। दंड का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए। जैसे इन दोनों का उद्देश्य भावी पुरस्कार या भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना ही है, फिर भी पुरस्कार को अधिक प्रभावी माना गया है। कहा भी गया है कि पुरस्कार प्रदान करने में फल साधन की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। इन द गिविंग ऑफ रिवार्ड द एंड जस्टिस द मीन्स, बम्पस स्मिथ ने ऐसा कहा है। इसी प्रकार रॉबिन्सन भी लिखते हैं कि वास्तविक समस्या कृत्रिम पुरस्कारों को समाप्त करने में कि नहीं, अपितु उन्हें इस प्रकार साधन बनाने और प्रदान करने की है ताकि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छात्रों के उच्च उद्देश्यों को प्रभावित किया जा सके। The actual problem is not to eliminate artificial reward but so to devise and administer them as to appeal to the higher motives to people in seeking. रॉबिन्सन स्मिथ। तो पुरस्कार और दंड के सापेक्षिक महत्व को अधिक स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि पुरस्कार और दंड दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना, लेकिन दोनों प्रविधियां अलग अलग हैं। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए कार्य के साथ मधुर स्मृति जोड़ता है और दंड अवांछनीय कार्य को रोकने के लिए अप्रिय अनुभूति जोड़ता है। साथ ही यह भी एक भ्रम है कि दंड जितना कठोर होगा उतना ही प्रभावी भी होगा। दूसरी विधि है प्रशंसा और निंदा, प्राइस एंड ब्लेम। यह प्रविधि भी पुरस्कार और दंड के समान है। इस प्रविधि में अच्छे कार्यों के लिए छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए और बुरे कार्यों के लिए उसकी निंदा करनी चाहिए। इस प्रविधि के प्रयोग में भी अध्यापक को पक्षपात या दुर्भावना से काम नहीं लेना चाहिए। प्रशंसा प्राप्त होने पर छात्र गर्व महसूस करता है और अपने साथियों के बीच निंदा होने पर वह दुखी होता है। कोई भी छात्र निंदा नहीं चाहता,
शोध कार्यों से पता चला है कि लड़के और लड़कियों में लड़कियां निंदा से घबराती हैं। पिछड़े बालक और मेधावी बालकों में मेधावी बालक निंदा से तिलमिलाते हैं। नर्सरी स्कूल के छात्रों पर निंदा का असर कम पड़ता है। प्राइमरी स्तर के बालकों पर प्रशंसा और निंदा का लगभग बराबर असर पड़ता है। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी छात्रों में से अंतर्मुखी छात्र निंदा से और टूट जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक को छात्रों की अधिक निंदा नहीं करनी चाहिए, साथ ही प्रशंसा करने में उनसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए। सीमित योग्यता के कारण साधारण छात्र की प्रशंसा श्रेष्ठ छात्रों की अपेक्षा कम कठिन कार्यों पर ही कर देनी चाहिए। फ्रेंडसन कहते हैं, यूज टू प्राइज एंड ब्लेम एट प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। प्रशंसा और निंदा एक निर्धारित समय और स्थान पर दी जानी चाहिए। मे प्रूव एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मोटिवेशन। इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कहें तो अभिप्रेरणा सबसे अधिक या महत्वपूर्ण कारक होगा। लेकिन श्रेष्ठ छात्र अपनी योग्यता के अनुकूल कठिन कार्य करें, वे तभी प्रशंसा के पात्र होंगे। इस प्रविधि में यह भी महत्व रखता है कि प्रशंसा कौन है। व्यक्ति उसकी प्रशंसा का मूल्य अधिक समझता है जिसका वह आदर करता है। प्राइज फॉर सक्सेस एंड ब्लेम फॉर फेलियर आर मोर इफेक्टिव देन इंडिस्क्रिमिनेट प्राइज एंड ब्लेम। ऐसा कहते हैं वीट, विद्यार्थी अपने साथियों की अपेक्षा अपने उस अध्यापक की प्रशंसा से बहुत प्रेरणा पाता है जिसका वह सम्मान करता है। निंदा को नकारी प्रेरक माना जाता है। न्यायोचित न होने पर निंदा प्रभावहीन होती है, इसका प्रयोग कम ही करना चाहिए। तीसरी विधि है सफलता व असफलता, सक्सेस वर्जी फेलियर। जीवन एक संघर्ष है। हर प्राणी को सफलता और असफलता जीवन में दोनों प्राप्त होते हैं। सफलता मिलने पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन बार बार असफल होने पर उसका मनोबल टूट जाता है और वह हताश होकर अपनी मंजिल से दूर भागने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यार्थी को समझाए कि वह अपने मानसिक स्तर के अनुकूल ही लक्ष्य निर्धारित करे और असफल होने पर पुनः और अधिक प्रयास के साथ आगे बढ़े। छात्र को सफलता के मार्ग में बाधा न बनकर पड़ाव समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे दूर का राही अपनी मंजिल पर पड़ाव पर थोड़ी थोड़ी देर तक रुक रुक कर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए फ्रेंडसन लिखते हैं, सक्सेस अटेम्प्ट्स टू ऑफ लर्निंग कॉम्पल या मोटिवेट मोर टू लर्न। साथ ही स्कूल को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ स्कूली कार्यों में इतनी विविधता हो कि विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय या कार्यकलापों को अपनाकर उसमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें। इसीलिए वर्नाल लिखते हैं कि स्कूल प्रोग्राम शुड बी सफिशिएंट वेराइड टू शो दैट एवरी पीपल हैज ए चांस टू सक्सेड एट हिज ओन लेवल। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता असफलता का काफ़ी हाथ होता है। इसीलिए यदि असफलता को भलीभांति समझ लिया जाए तो वह अधिक प्रयत्न के लिए चुनौती देती है। यदि सफलता को भलीभांति समझ लिया जाए तो यह और अधिक प्रयत्न करने के लिए चुनौती का काम करती है। शिष्य सफलता असफलता के बारे में जो कुछ भी जानता है या समझता है, उसी से आगे उसे अधिगम की प्रेरणा मिलती है। अंडरस्टूड फेलियर challenges efforts, understood success stimulate further efforts from what the people now and understand comes the motive for further learning। सुख दुख के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि उसे हमेशा सुख ही मिले, दुख ना मिले, लेकिन यह संभव है। वस्तुतः ये दोनों व्यक्ति के विचार में निहित होते हैं। आशावाद निराशावाद उसके दृष्टिकोण का अंग होते हैं। इसीलिए गिलास में कम पानी होने पर एक व्यक्ति कहता है गिलास आधा खाली है, तो दूसरा उसे आधा भरा मानता है। यही बात शेक्सपियर कहते हैं, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो व्यक्ति सदैव सुख की कामना करता है और वे ही कार्य करता है जो उसे सुख प्रदान करते हैं। अभिप्रेरणा का यही सिद्धांत है, यही भावना मनुष्य को प्रेरणा देती है। अगला बिंदु है, अगली विधि है प्रतियोगिता एवं सहयोग, कंपटीशन
एंड कोऑपरेशन। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। प्रतियोगिता एक अच्छा प्रेरक है। इस भावना से प्राणी निहित होकर अपने कार्य को मेहनत से करता है ताकि वह पिछड़ न जाए। प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में छात्र अपनी तुलना स्वयं ही कर लेता है या दूसरे विद्यार्थी से। जैसे राम ने तिमाही परीक्षा में 60% अंक पाए हैं, वह तिमाही में 70% लाना चाहता है, तो दूसरे विद्यार्थी श्याम से आगे निकलना चाहते हैं। सामूहिक प्रतियोगिता का स्वरूप बड़ा होता है। इसमें शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में मन मुटाव ना हो। साथ ही उसे भी पक्षपात से बचना चाहिए, अन्यथा इस विधि का एक दूसरा ही रूप हमारे सामने नजर आएगा और वह होगी घृणा और ईर्ष्या का, जिससे व्यक्ति असामाजिक बन सकता है। जेपी मिलर ने कहा है, फ्रेंडली कंपटीशन इज ए बेटर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। वहीं वग्नैन डिजरैन कहते हैं, कंपटीशन हैज बीन यूज्ड एज ए मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द इंटायर हिस्टोरी ऑफ पेडागोजी। इसी प्रकार आज के युग में बिना सहयोग के मनुष्य कार्य नहीं चला पाता। मिलजुल कर कार्य करने से कार्य आसानी से हो जाता है और अधिक परिश्रम से भी नहीं करना पड़ता। बालक प्रारंभिक अवस्था से ही सुरक्षा, प्यार, स्नेह पाता, तब वह समझ जाता है कि दूसरों के सहयोग से जीवन को बेहतर बनाता है। कह भी सकते हैं, AI गेट्स ने भी कहा, लर्निंग इज ग्रुप सीम टू बी सुपीरियर टू लर्निंग इज आइसोलेशन। ग्रुप डायनेमिक्स विल बी adversely affected, but there are vast differences in the motives of members of the group. Children are more cooperative, so more initiative, quarrel less and display less friction and hostility in a democratic group. मनुष्य संसार में किसी का बनना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। ये प्रेरक प्रतियोगिता से कहीं अधिक स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम है जो प्रतिस्पर्धा को सहयोग से अधिक महत्व देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो समाज का आधारशिला ही सहकारिता है। तो ये था मोटिवेशन या प्रेरणा की विधियाँ। धन्यवाद।